पांचवा तरीका है खुद को सबसे पहले पैसे दे। आत्म अनुशासन की शक्ति। यदि आप खुद पर काबू नहीं रख सकते तो अमीर बनने की कोशिश ना करें। निवेश करने, पैसा बनाने और उसे उड़ा डालने की कोई तूक नहीं है। आत्म अनुशासन के अभाव के वजह से ही ज़्यादातर लॉटरी विजेता करोड़ों जीतने के बाद भी जल्दी ही फक्कड़ हो जाते हैं। आत्म अनुशासन के अभाव की वजह से ही जिन लोगों को वेतन वृद्धि मिलती है वे तुरंत बाहर निकलकर एक नई कार खरीद लेते हैं या जहाज़ पर अन्य देशों की सैर करने निकल जाते हैं। यह कहना मुश्किल है कि मेरे 10 कदमों में कौन से कदम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, लेकिन यह आप में पहले से ही मौजूद ना हो तो इस कदम में माहिर बनना शायद सबसे मुश्किल है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अनुशासन की कमी ही वह सबसे बड़ा कारण है जो लोगों को अमीर, गरीब और मध्यम वर्ग लोगों में पृथक करता है। सरल भाषा में कहा जाए तो जिन लोगों का आत्मसम्मान कम होता है और जिनमें वित्तीय दबाव सहने की शक्ति कम होती है वे कभी अमीर नहीं बन सकते। जैसे मैं कह चुका हूँ, अपने अमीर डैडी से मैंने यह सबक सीखा था कि संसार आपको इधर उधर धक्के मारेगा। संसार लोगों को चारों तरफ धक्के मारता है, इसलिए नहीं क्योंकि दूसरे लोग दबंग हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप में आंतरिक नियंत्रण और अनुशासन का अभाव होता है। जिन लोगों में आंतरिक सहन शक्ति की कमी होती है वे अक्सर आत्म अनुशासन वाले लोगों के शिकार हो जाते हैं। मैं जिन उद्यमी कक्षाओं में सिखाता हूँ उनमें मैं लोगों को लगातार याद दिलाता हूँ कि वे अपने प्रोडक्ट्स, सेवा या सॉफ्टवेयर पर नहीं बल्कि प्रबंधन योग्यताएं बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करें। अपना खुद का कारोबार शुरू करने के लिए प्रबंधन के 3 सबसे महत्वपूर्ण योग्यताएं ये हैं। कैश फ्लो का प्रबंधन, दूसरा लोगों का प्रबंधन, तीसरा व्यक्तिगत समय का प्रबंधन। मैं कहूँगा कि इन तीनों का प्रबंधन करने की योग्यता सिर्फ उद्यमों के लिए नहीं बल्कि एक व्यक्ति या परिवार, कारोबार, परोपकारी संगठन, शहर या देश के हिस्से के रूप में आप अपना जीवन किस तरह जीते हैं, ये तीनों उसमें भी मायने रखती है। ये सभी योग्यता आत्म अनुशासन में महारत हासिल करने से बढ़ती है। मैं खुद को सबसे पहले पैसे दे कथन को हल्के में नहीं लेता हूँ। खुद को सबसे पहले पैसे दे यह कथन जॉर्ज क्लासन की पुस्तक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन से लिया गया है। इस पुस्तक की लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं। हालांकि लाखों लोग इस शक्तिशाली कथन को दोहराते हैं, लेकिन बहुत कम इस सलाह पर चलते हैं। जैसा मैंने कहा था, वित्तीय साक्षरता इंसान को अंक पढ़ने की योग्यता प्रदान करती है और अंक पूरी कहानी बता देते हैं। किसी व्यक्ति के इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को देखकर मैं तुरंत देख सकता हूं कि जो लोग खुद को सबसे पहले पैसे दे शब्द बोलते हैं, क्या वे सचमुच उस पर अमल करते हैं। एक तस्वीर 1000 शब्दों जितनी मूल्यवान होती है। इसलिए आइए उन लोगों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की समीक्षा करते हैं
जो खुद को सबसे पहले पैसे देते हैं और उन लोगों की भी जो ऐसा नहीं करते। रेखा चित्रों का अध्ययन करें और देखें कि क्या आप कोई फर्क देख सकते हैं। एक बार फिर इसके लिए कैश फ्लो को समझना होता है, जो कहानी बताता है। अधिकतर लोग अंकों को देखते हैं और कहानी चूक जाते हैं। क्या आप इसे देख सकते हैं? रेखा चित्र उन लोगों के कार्य दर्शाते हैं जो खुद को सबसे पहले पैसे देने का विकल्प चुनते हैं। हर महीने अपने मासिक खर्च करने से पहले वे अपनी संपत्ति वाले कॉलम में पैसा डालते हैं। हालांकि लाखों लोग क्लासन की पुस्तक पढ़ चुके हैं और खुद को सबसे पहले पैसे दे कथन से परिचित हैं, लेकिन हकीकत में वे खुद को सबसे अंत में पैसे देते हैं। अब मैं आप में से उन लोगों की चीख पुकार सुन सकता हूँ जो सचमुच अपने बिलों को सबसे पहले चुकाने में यकीन रखते हैं, और मैं आप सभी जिम्मेदार लोगों की आवाज़ सुन सकता हूँ जो अपने बिल समय पर चुकाते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप गैर जिम्मेदार बने और अपने बिलों का भुगतान ना करें। मैं तो सिर्फ वही कह रहा हूँ जो पुस्तक कहती है, यानी खुद को सबसे पहले पैसे दे। और पिछला रेखा चित्र उस कार्य की सही अकाउंटिंग तस्वीर था जो लोग बाकी हर व्यक्ति को सबसे पहले देते हैं। यदि आप सचमुच कैश फ्लो की शक्ति को समझ लें तो आपको जल्दी ही एहसास हो जाएगा कि पिछले रेखा चित्रों के साथ क्या गलत है, या 90% लोग जिंदगी भर कड़ी मेहनत क्यों नहीं करते हैं। इसके बावजूद बुढ़ापे में उन्हें सामाजिक सुरक्षा जैसी सरकारी सहायता की आवश्यकता क्यों होती है। किम और मेरे पास कई बुक कीपर्स, अकाउंटेंट्स और बैंकर्स हैं जिन्हें खुद को सबसे पहले पैसे दे दृष्टिकोण के साथ बहुत समस्या आती है। कारण यह है कि ये वित्तीय पेशेवर भी दरअसल वही करते हैं जो जनता करती है। वे खुद को सबसे अंत में पैसे देते हैं। मेरे जीवन में ऐसे समय रहे हैं जब किसी कारणवश कैश फ्लो मेरे बिलों से कहीं कम था, फिर भी मैंने खुद को सबसे पहले पैसे दिए। मेरे अकाउंटेंट और बुककीपर दहशत में चीखने लगे, वे आपके पीछे पड़ जाएंगे। इनकम टैक्स विभाग आपको जेल भिजवा देगा। आप अपने क्रेडिट रेटिंग बिगाड़ देंगे। वे बिजली काट देंगे। फिर भी मैंने खुद को सबसे पहले पैसे दिए। आप पूछते हो क्यों? क्योंकि बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी नामक कहानी इस बारे में है। आत्मानुशासन की शक्ति और आंतरिक सहन शक्ति। मेरे अमीर डैडी ने मेरे काम करने के पहले ही माह में मुझे बताया था कि ज़्यादातर लोग संसार की ठोकरें सहन करते रहते हैं। एक बिल वसूलने वाला आकर हड़काता है और आप या तो पैसे देते हैं, वरना सेल्स क्लर्क कहता है, ओह इसे बस अपने चार्ज कार्ड में डाल दें। आपका रियल एस्टेट एजेंट आपसे कहता है, मकान खरीद ले। सरकार मकान खरीदने पर टैक्स में छूट देती है। यह पुस्तक इसी बारे में है। आप में ज्वार के खिलाफ जाने और अमीर बनने का साहस होना चाहिए। हो सकता है कि आप कमज़ोर ना हो, लेकिन पैसों के मामले में बहुत से लोग डरपोक बन जाते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि गैर जिम्मेदार बने।
मेरे पास ऊंचे क्रेडिट कार्ड कर्ज और ऐशो आराम की चीज़ों के कर्ज नहीं हैं। इसका कारण यह है कि मैं खुद को सबसे पहले पैसे देता हूँ। मैं अपनी आमदनी न्यूनतम इसलिए रखता हूँ क्योंकि मैं इसे सरकार को नहीं देना चाहता। इसलिए मेरी आमदनी नेवाड़ा के एक कॉरपोरेशन के ज़रिए मेरी संपत्ति वाले कॉलम में प्राप्त होती है। यदि मैं पैसे के लिए काम करता तो सरकार इसे ले लेती। हालांकि मैं अपने बिलों का भुगतान सबसे अंत में करता हूं, लेकिन मैं वित्तीय दृष्टि से इतना चतुर हूं कि किसी मुश्किल में नहीं फंसता हूं। मैं उपभोक्ता ऋण को पसंद नहीं करता। मेरे दायित्व वास्तव में 99% लोगों से ज़्यादा है, लेकिन उनका भुगतान मैं नहीं करता। मेरे दायित्व का भुगतान दूसरे लोग करते हैं, उन्हें किराएदार कहा जाता है। इसलिए खुद को सबसे पहले पैसे देने का पहला नियम यह है, कभी कर्ज में मत फंसो। हालांकि मैं अपने बिलों का भुगतान सबसे अंत में करता हूं, लेकिन यह उनके छोटे महत्वहीन बिलों के मामले में ही होता है जो मुझे चुकाने होते हैं। कभी कभार जब पैसों की तंगी रहती है, तब भी मैं खुद को सबसे पहले पैसे देता हूँ। मैं कर्ज देने वालों और सरकार को चीखने चिल्लाने देता हूँ। उनका सख्त होना मुझे अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वे लोग मुझ पर एक एहसान कर रहे हैं। वे मुझे बाहर निकालकर ज़्यादा पैसा कमाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसलिए मैं खुद को सबसे पहले पैसे देता हूँ, उस पैसे का निवेश करता हूँ और कर्ज देने वालों को चीखने चिल्लाने देता हूँ। मैं आम तौर पर उन्हें सही समय पर पैसे दे देता हूँ। किम और मेरी क्रेडिट रेटिंग बेहतरीन है। हम बस दबाव के सामने नहीं झुकते और उपभोक्ता ऋण चुकाने के लिए अपनी बचत का खर्च नहीं करते और शेयरों को नहीं बेचते। इसमें बहुत ज़्यादा वित्तीय समझदारी नहीं है। खुद को सबसे पहले सफलतापूर्वक पैसे देने के लिए नीचे दी गई बातें आपको याद रखनी चाहिए। पहला, कभी भी भारी कर्ज में ना फंसे जिसे आपको चुकाना हो। अपने खर्च कम रखें। अपनी संपत्तियों को सबसे पहले बनाएं, इसके बाद ही कोई बड़ा मकान या अच्छी कार खरीदें। चूहा दौड़ में फंसे रहने से कोई समझदारी नहीं है। दूसरा, जब आपके पास पैसों की तंगी हो तो दबाव बढ़ने दें, लेकिन अपनी बचत या निवेशों में हाथ ना डालें। दबाव का इस्तेमाल अपनी वित्तीय प्रतिमा को प्रेरित करने के लिए करें, ताकि वह ज़्यादा पैसा कमाने और आपके बिलों का भुगतान करने के लिए नए तरीके सोचें। इससे आपकी पैसा बनाने की योग्यता और वित्तीय बुद्धि दोनों ही बढ़ जाएगी। मैं बहुत बार वित्तीय मुश्किलों में फंसा हूँ, लेकिन मैंने हमेशा ज़्यादा आमदनी कमाने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल किया है और अपनी संपत्ति वाले कॉलम में मौजूद संपत्तियों की दृढ़ता से रक्षा की है। मेरा बुककीपर चिल्लाता हुआ दौड़ लगाकर छिप गया था, लेकिन मैं एक अच्छे सैनिक की तरह किले की रक्षा कर रहा था। संपत्ति का किला। गरीब लोगों में गरीब आदतें होती हैं। बचत में हाथ डालना एक आम बुरी आदत है। अमीर लोग जानते हैं कि बचत का इस्तेमाल बिल चुकाने के लिए नहीं, बल्कि ज़्यादा पैसा कमाने के लिए किया जाता है। मैं जानता हूँ कि यह कठोर लगता है, लेकिन जैसा मैंने कहा था, अगर आप अंदर से कठोर नहीं हैं तो संसार आपको वैसे भी
हमेशा इधर से उधर धक्के मारेगा। यदि आप वित्तीय दबाव पसंद नहीं है तो ऐसे फॉर्मूले खोजें जो आपके लिए कारगर हो। एक अच्छा फॉर्मूला है खर्च कम करना, अपना पैसा बैंक में रखना, इनकम टैक्स में अपनी न्यायपूर्ण हिस्से से ज़्यादा भुगतान करना, सुरक्षित म्यूचुअल फंड्स खरीदना और फिर औसत बने रहने की कसम खाना। लेकिन यह खुद को सबसे पहले पैसे दे नियम का उल्लंघन है। यह नियम आत्मत्याग या वित्तीय संयम को प्रोत्साहित नहीं करता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप खुद को सबसे पहले पैसे देने के बाद भूखे मर जाएं। जीवन आनंद के लिए मिला है। अगर आप अपनी वित्तीय प्रतिभा का आवाहन करते हैं तो आपको जीवन की सारी चीज़ें मिल सकती है। आप अमीर बन सकते हैं और बिल चुका सकते हैं। इसी को वित्तीय बुद्धि कहते हैं। छठवा, अपने ब्रोकर्स को अच्छे पैसे दे। अच्छी सलाह की शक्ति। कई बार मैं देखता हूँ कि लोग अपने मकान के सामने एक तख्ती लगा देते हैं जिस पर लिखा होता है मालिक द्वारा बिकाऊ है। या मैं टीवी पर लोगों को देखता हूँ जो डिस्काउंट्स ब्रोकर होने का दावा करते हैं। मेरे अमीर डैडी ने मुझे इसके विपरीत नीति पर चलना सिखाया था। वे पेशेवरों को अच्छे पैसे देने में यकीन करते थे और मैं भी उन्हीं की नीति पर चलता हूँ। आज मेरे पास महंगे वकील, अकाउंटेंट, रियल एस्टेट ब्रोकर्स और शेयर दलाल हैं। क्यों? क्योंकि मेरा मतलब है अगर ये लोग पेशेवर हैं तो उनकी सेवाओं से आपका मुनाफा बढ़ना चाहिए और वे मुझसे जितने ज़्यादा पैसे कमाते हैं उनकी बदौलत मैं उससे बहुत ज़्यादा पैसे कमाता हूँ। हम सूचना युग में रहते हैं। सूचना बेशकीमती है। एक अच्छा ब्रोकर आपको जानकारी देगा लेकिन साथ ही वह आपको शिक्षित करने के लिए समय भी देगा। मेरे कई ब्रोकर्स मेरे लिए यह करते हैं। कुछ ने मुझे तब सिखाया था जब मेरे पास बहुत कम पैसा था या बिल्कुल भी नहीं था। मैं आज भी उनके साथ हूँ। मैं किसी ब्रोकर को जितना पैसा देता हूँ उसकी जानकारी पर मैं उससे बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेता हूँ। इसलिए मुझे यह बात अच्छी लगती है जब मेरा रियल एस्टेट ब्रोकर या स्टॉक ब्रोकर बहुत से पैसे कमाता है, क्योंकि आमतौर पर इसका मतलब यह होता है कि मैंने भी बहुत सारे पैसे कमाए हैं। एक अच्छा ब्रोकर मेरे लिए पैसे तो कमाता ही है, इसके अलावा वह मेरा समय भी बचाता है। जैसे तब मैंने वह खाली ज़मीन $9,000 में खरीदी और उसे तुरंत $25,000 में बेच दिया ताकि मैं अपनी पॉश कार ज़्यादा जल्दी खरीद सकूं। ब्रोकर्स बाज़ार में मेरी आँख कान हैं। वे हर दिन मैदान में रहते हैं, इसलिए वहाँ मेरे रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके बजाय मैं तो गोल्फ़ खेलना पसंद करूँगा। जो लोग अपना मकान खुद बेचते हैं शायद वे अपने समय को ज़्यादा कीमती नहीं मानते हैं। मैं कुछ पैसे बचाने के चक्कर में अपना समय क्यों खराब करूं, जबकि मैं उस समय का उपयोग ज़्यादा पैसे बनाने या अपने प्रियजनों के साथ गुजारने में कर सकता हूं। मुझे यह बहुत मज़ेदार लगता है कि कई गरीब और मध्यम वर्गीय लोग रेस्टोरेंट में खराब सेवा के बावजूद वेटर को 15 से 20% टिप देते हैं, लेकिन ब्रोकर को 3 से 7% चुकाने में शिकायत करते हैं। वे व्यय वाले कॉलम में लोगों को टिप देकर खुश होते हैं और संपत्ति वाले कॉलम में लोगों को टिप देने से कतराते हैं। इसमें तो वित्तीय समझदारी नहीं है। याद रखें, सभी ब्रोकर्स एक जैसे नहीं होते। दुर्भाग्य से ज़्यादातर ब्रोकर्स सिर्फ सेल्स पीपुल होते हैं।
वे रियल इस्टेट बेचते तो हैं, लेकिन उनके खुद के पास कोई रियल इस्टेट नहीं होती, या होती भी है तो बहुत थोड़ी। मकान बेचने वाले और निवेश बेचने वाले में बहुत बड़ा फर्क होता है। यही शेयर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड और बीमे के ब्रोकर्स के बारे में सच है, जो खुद को वित्तीय नियोजक कहते हैं। जब मैं इस तरह के किसी भुगतान पाने वाले पेशेवर व्यक्ति से बातचीत करता हूँ, तो मैं पहले पता लगाता हूँ कि उसके खुद के पास कितनी जायदाद या शेयर है और वह कितने फीसदी टैक्स देता है, और यह मेरे टैक्स वकील तथा अकाउंटेंट पर भी लागू होता है। मेरा एक अकाउंटेंट है जो अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करता है। उसका पेशा अकाउंटिंग है, लेकिन उसका काम रियल इस्टेट है। इससे पहले मेरे पास एक अकाउंटेंट था जो एक छोटे कारोबार का अकाउंटेंट था, लेकिन उसके पास कोई रियल इस्टेट नहीं था। मैंने अकाउंटेंट बदल लिया क्योंकि हम एक ही कारोबार से प्रेम नहीं करते थे। ऐसे ब्रोकर खोजे जो आपके सर्वश्रेष्ठ हित में काम करें। कई ब्रोकर्स आपको शिक्षित करने में समय लगाएंगे और वे आपके लिए सबसे अच्छी संपत्ति साबित हो सकते हैं। बस उदार रहे, और उनमें से ज़्यादातर आपके प्रति उदार रहेंगे। अगर आप उनके कमीशन में कटौती करने के बारे में ही सोचते रहेंगे, तो फिर वे आपकी ज़्यादा मदद क्यों करेंगे? यह सरल सा तर्क है। जैसा मैंने पहले कहा था, प्रबंधन की एक योग्यता लोगों का प्रबंधन करना है। कई लोग सिर्फ उन्हीं लोगों का प्रबंधन कर पाते हैं जो उनसे कम चतुर हो और जिन पर उनकी शक्ति हो। मध्यम श्रेणी के कई मैनेजर मध्यम श्रेणी में ही बने रहते हैं और उन्हें प्रमोशन नहीं दिया जाता, क्योंकि वे सिर्फ अपने मतहतों के साथ ही काम करना जानते हैं, अपने ऊपर के लोगों के साथ काम करना नहीं जानते। वास्तविक योग्यता है किसी तकनीकी क्षेत्र में अपने से श्रेष्ठ और चतुर व्यक्तियों का प्रबंधन करना तथा उन्हें अच्छे पैसे देना। इसलिए कंपनी का एक संचालक मंडल होता है, आपका भी होना चाहिए। इसी में वित्तीय समझदारी है। सातवां, इंडियन गिवर बने। कुछ नहीं देकर कुछ पाने की शक्ति। जब पहले यूरोपीय निवासी अमेरिका में रहने गए, तो वे अमेरिकी भारतीयों की एक सांस्कृतिक परंपरा देखकर दंग रह गए। मिसाल के तौर पर, अगर किसी गोरे आदमी को ठंड लगती थी, तो अमेरिकी भारतीय उसे एक कंबल दे देते थे। श्वेत प्रवासी इसे उपहार मान लेता था, और जब अमेरिकी भारतीय कंबल वापस मांगता था तो उसे अक्सर बुरा लग जाता था। अमेरिकी भारतीय को भी बुरा लगता था जब उन्हें पता चलता था कि श्वेत प्रवासी कंबल वापस नहीं करना चाहते हैं। यहीं से इंडियन गिवर वाक्यांश पैदा हुआ। एक छोटी सी सांस्कृतिक गलतफहमी के कारण संपत्ति वाले कॉलम के संसार में इंडियन गिवर बनना दौलत के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रबुद्ध निवेशक का पहला सवाल यह होता है, मेरे पैसे मुझे कितनी जल्दी वापस मिल सकता है। वे यह जानना चाहते हैं कि उन्हें मुफ्त में क्या मिलेगा। इसलिए ROI यानी निवेश पर मुनाफा इतना महत्वपूर्ण है। मिसाल के तौर पर, मुझे फोरक्लोजर में एक छोटा कॉन्डोमिनियम मिला। यह मेरे घर से कुछ ही ब्लॉक दूर था। बैंक वाले $60,000 चाहते थे और मैंने $50,000 की बोली का आवेदन दे दिया। उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया, क्योंकि मेरे आवेदन के साथ $50,000 का
कैशियर्स चेक भी लगा हुआ था। उन्हें एहसास हो गया कि मैं गंभीर हूँ। ज़्यादातर निवेशक कहेंगे, क्या आप बहुत सारा पैसा फंसा नहीं रहे थे? क्या आप इस पर लोन लेना ज़्यादा अच्छा तरीका नहीं था? जवाब है, इस मामले में नहीं। मेरे निवेश कंपनी इस कॉन्डोमिनियम का इस्तेमाल जाड़े के महीने में वेकेशन रेंटल के रूप में करती है। जब स्नोबर्ड एरिज़ोना आते हैं, यह साल में 4 महीने $2500 प्रति माह पर किराए में उठाता है। बाकी के 8 महीने में इसका किराया सिर्फ $1000 आता है। मेरा पैसा लगभग 3 साल में वसूल हो गया। अब मैं इस संपत्ति का मालिक हूँ, जो हर महीने मुझे अतिरिक्त पैसा देती है। यही शेयरों के साथ किया जाता है। अक्सर मेरा ब्रोकर फ़ोन करके सलाह देता है कि मैं किसी कंपनी के शेयर में काफ़ी बड़ी राशि लगा दूं, क्योंकि उसे लगता है कि कोई ऐसी चीज़ होने वाली है जिससे उस शेयर का भाव बढ़ जाएगा, जैसा किसी नए प्रोडक्ट्स की घोषणा। मैं 1 सप्ताह में 1 महीने तक की अवधि के लिए अपना पैसा लगा देता हूँ। शेयर का भाव बढ़ने पर मैं अपनी शुरुआती पैसे को बाहर निकाल लेता हूँ, बचे हुए शेयर छोड़ देता हूँ और बाज़ार के उतार चढ़ाव की चिंता से मुक्त हो जाता हूँ, क्योंकि मेरी मूल रकम वापस आ चुकी है और किसी दूसरे संपत्ति पर काम करने को तैयार है। तो मेरा पैसा अंदर जाने के बाद बाहर निकल आता है, लेकिन इसकी वजह से मैं एक ऐसे संपत्ति का मालिक बन जाता हूँ जो तकनीकी दृष्टि से मुफ्त होती है। यह सच है कि मैंने कई मौक़ों पर पैसों का नुकसान भी झेला है, लेकिन मैं उतने ही पैसों से खेलता हूँ जिसके नुकसान को मैं झेल सकता हूँ। मैं कहूँगा कि औसतन 10 निवेशों में से 2-3 पर छक्के मार लेता हूँ, जबकि 5-6 में कुछ नहीं होता और 2-3 में घाटा हो जाता है। लेकिन मैं अपने नुकसान सिर्फ उसी पैसे तक सीमित कर लेता हूँ जो उस वक्त लगे होते हैं। जो लोग जोखिम से नफरत करते हैं, वे अपना पैसा बैंक में रखते हैं। दीर्घकालीन दृष्टि से सुरक्षित बचत शून्य बचत से बेहतर होती है, लेकिन अपना मूलधन वापस निकालने में बहुत समय लगता है और ज़्यादातर मामलों में इसके साथ आपको मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। मेरे प्रत्येक निवेश में मुझे कोई ना कोई चीज़ मुफ्त मिलनी चाहिए, जैसे कॉन्डोमिनियम, मिनी स्टोरेज, मुफ्त प्लॉट, मकान, शेयर या ऑफिस की इमारत। और जोखिम सीमित या कम होनी चाहिए। कई पुस्तकें पूरी तरह से इस विषय को समर्पित है, इसलिए मैं इस बारे में यहाँ बात नहीं करूँगा। मैकडॉनल्ड्स के मशहूर संस्थापक रे क्रॉक हैमबर्गर फ्रेंचाइजी इसलिए नहीं बेचते थे क्योंकि उन्हें हैमबर्गर्स से प्यार था, बल्कि इसलिए बेचते थे क्योंकि उन्हें उस फ्रेंचाइजी के नीचे की रियल एस्टेट मुफ्त में मिलती थी। इसलिए समझदार निवेशकों को निवेश पर लाभ यानी ब्याज दर से आगे तक देखना चाहिए। उन्हें यह देखना चाहिए कि मूलधन वापस निकालने पर उन्हें कौन सी संपत्तियां मुफ्त मिलती है। यही वित्तीय बुद्धि है। 8वां, विलासिताएं खरीदने के लिए संपत्तियों का इस्तेमाल करें। एकाग्रता की शक्ति। एक दोस्त का बेटा बहुत खर्चीला था और ऐसा लगता था जैसे वह अपनी जेब में छेद कर रहा है। 16 साल की उम्र में ही वह अपनी खुद की कार चाहता था। बहाना, सभी मित्रों के माता पिता ने अपने बच्चे को कार खरीद कर दी है। लड़का अपनी बचत में से पैसे निकालकर कार को डाउन पेमेंट देना चाहता था।
उसके पिता ने मुझे फ़ोन किया और फिर सलाह लेने के लिए मुझसे मिलने आए। क्या आप सोचते हैं कि मुझे उसे ऐसा करने देना चाहिए था, या मैं भी दूसरे पिताओं की तरह उसे कार खरीदकर दे दूं? मैंने जवाब दिया, इससे कुछ समय के लिए तो दबाव कम हो जाएगा, लेकिन भविष्य के लिए वह कौन सा सबक सीखेगा? क्या आप कार का मालिक बनने की उसकी इच्छा को इस्तेमाल करके उसे कुछ सिखाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं? अचानक उसके दिमाग की बत्ती जल गई और वह तेजी से घर चला गया। 2 महीने बाद मैं अपने मित्र से दोबारा मिला। मैंने पूछा, क्या आपके बेटे को नई कार मिल गई? नहीं, उसे नहीं मिली, लेकिन मैंने उसे कार के लिए $3000 दे दिए। मैंने उससे कहा कि वह अपनी कॉलेज मनी के बजाय मेरे पैसों का इस्तेमाल करे। वाह, यह तो आपकी उदारता है, मैंने कहा। दरअसल ऐसा कुछ नहीं है, पैसे के साथ एक शर्त जुड़ी है। शर्त क्या है? मैंने पूछा। देखिए, सबसे पहले तो हमने आपका कैश फ्लो गेम खेला, फिर हमने पैसे के समझदारीपूर्ण उपयोगिता के बारे में लंबी बातचीत की। उसके बाद मैंने उसे द वॉल स्ट्रीट जर्नल की सदस्यता दिला दी और शेयर बाज़ारों पर कुछ पुस्तकें भी दिला दी। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। शर्त क्या थी? मैंने उससे कहा कि $3000 उसके थे, लेकिन वह उस पैसे से सीधे कार नहीं खरीद सकता था। वह इसका इस्तेमाल किसी शेयर ब्रोकर को खोजने और शेयर खरीदने बेचने में कर सकता था। एक बार जब वह उस $3000 को 6000 कर लेगा, तो फिर वह उसमें से कार खरीद सकता है और बाकी का $3000 उसके कॉलेज फंड में चला जाएगा। और परिणाम क्या हुआ? मैंने पूछा। देखिए, अपने शेयर व्यापार में वह शुरुआत में तो खुशकिस्मत रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद काफ़ी रकम गंवा दी। फिर उसकी सच्ची रुचि जागी। आज मैं कहूँगा कि उसके $2000 कम हो चुके हैं, लेकिन उसकी दिलचस्पी आसमान छू रही है। उसने मेरी खरीद कर दी गई सारी पुस्तकें पढ़ ली है और वह अधिक पुस्तक लाने के लिए लाइब्रेरी जाता है। वह उत्साह से द वॉल स्ट्रीट जर्नल पढ़ता है और सूचकों पर नज़र रखता है। उसके पास सिर्फ $1000 बचे हैं, लेकिन उसकी दिलचस्पी और ज्ञान आसमान छू रहे हैं। वह जानता है कि अगर ये बचे हुए पैसे चले गए तो उसे 2 साल तक पैदल चलना होगा, लेकिन उसे अब उसकी कोई परवाह नहीं है। वह तो कार लेने में रुचि भी नहीं दिखाता है, क्योंकि उसे एक ज़्यादा मज़ेदार खेल मिल गया है। मैंने पूछा, अगर वह सारा पैसा गंवा दे तो क्या होगा? तब की तब देखी जाएगी। मैं तो यही चाहूँगा कि वह हर चीज़ अभी गंवा दे, बजाय इसके कि वह हमारी उम्र में आकर हर चीज़ गंवाने का जोखिम ले। और इसके अलावा मेरी समझ से मैंने उसकी शिक्षा पर अब तक जितने पैसे खर्च किए हैं, उनमें यही $3000 सबसे सार्थक रहे हैं। वह जो सीख रहा है वह जीवन भर उसके काम आएगा, और ऐसा लगता है कि अब वह पैसे की शक्ति का सम्मान करने लगा है। जैसा मैंने पहले कहा था, अगर कोई व्यक्ति आत्मानुशासन की शक्ति में माहिर नहीं बन सकता, तो अमीर बनने की कोशिश नहीं करना ही सबसे अच्छा है। मैं ऐसा इसलिए कहता हूँ क्योंकि हालांकि संपत्ति वाले कॉलम में कैश फ्लो विकसित करने की प्रक्रिया सिद्धांततः आसान है, लेकिन पैसों का सही इस्तेमाल करने की दिशा दिखाने का मानसिक संयम मुश्किल साबित होता है। बाहरी प्रलोभनों के कारण आज के उपभोक्ता जगत में यह ज़्यादा आसान होता है कि पैसे को खर्च वाले कॉलम में उड़ा दिया जाए। कमज़ोर मानसिक संयम की वजह से धन मिनिमम प्रतिरोध के रास्तों पर बह जाता है। यही गरीबी और वित्तीय संघर्ष का कारण है।
नीचे का उदाहरण दर्शाता है कि अधिक धन बनाने की खातिर धन को दिशा देने के लिए वित्तीय बुद्धि की ज़रूरत होती है। यदि हम 100 लोगों को साल की शुरुआत में $10,000 दें तो मेरे हिसाब से साल के अंत में यह होगा 80 के पास कुछ भी नहीं बचेगा। दरअसल कई तो उस पैसे से नई कार, फ्रिज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या वेकेशंस का डाउन पेमेंट देकर ज़्यादा कर्ज में डूब जाएंगे। 16 उस $10,000 को 5 से 10% बढ़ा लेंगे। 4 इसे बढ़ाकर 20,000 या $1,000,000 कर लेंगे। हम कोई पेशा सीखने के लिए स्कूल इसलिए जाते हैं ताकि हम उस पैसे के लिए काम कर सके। मेरे विचार से पैसे से अपने लिए काम कराना सीखना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। हर आदमी की तरह मैं भी विलासिता के चीज़ों को पसंद करता हूँ। फ़र्क यह है कि मैं उन्हें कर्ज लेकर नहीं खरीदता। यह तो आस पड़ोसियों की बराबरी करने का जाल है। जब मैं पॉश कार खरीदना चाहता था तो आसान राह यह होती कि मैं अपने बैंकर को फ़ोन करके कर्ज ले लेता। दायित्व वाले कॉलम में ध्यान केंद्रित करने का विकल्प चुनने के बजाय मैंने संपत्ति वाले कॉलम में ध्यान केंद्रित करने का विकल्प चुना। अब तो मुझे आदत पड़ चुकी है कि मैं उपभोग की इच्छा का इस्तेमाल इस तरह करता हूँ ताकि यह निवेश करने की मेरी वित्तीय प्रतिभा को प्रेरित और प्रोत्साहित करे। आजकल अपनी मनचाही चीज़ें पाने के लिए लोग पैसा कमाने के बजाय पैसे उधार लेने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह रास्ता अल्पकाल में तो आसान होता है लेकिन दीर्घकाल में ज़्यादा मुश्किल साबित होता है। यह एक ऐसी बुरी आदत है जिसमें हम फंस चुके हैं, व्यक्तिगत तौर पर भी और देश के रूप में भी। याद रखें, आसान राह अक्सर मुश्किल बन जाती है और मुश्किल राह अक्सर आसान बन जाती है। आप खुद को और अपने प्रियजनों को जितनी जल्दी धन का मालिक बनने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हो उतना ही बेहतर है। धन बहुत बड़ी ताकत है। दुर्भाग्य से लोग धन की शक्ति का इस्तेमाल अपने खिलाफ करते हैं। यदि आपकी वित्तीय बुद्धि कम है तो पैसा आपको ज़मीन पर पटक देगा, वह आपसे ज़्यादा चतुर होगा। अगर पैसा आपसे ज़्यादा चतुर है तो आप जीवन भर इसके लिए काम करेंगे। धन का मालिक बनने के लिए आपको इससे ज़्यादा चतुर होने की ज़रूरत है। फिर पैसा वही करेगा जैसा आप उससे करने को कहेंगे। यही आपकी आज्ञा का पालन करेगा। इसका गुलाम बनने के बजाय आप इसके मालिक होंगे। इसी में वित्तीय समझदारी है। 9वां, नायक चुने। मिथक की शक्ति। बचपन में मैं विली मेस, हैक एरन और योगी बेरा का दीवाना था। वे मेरे नायक थे और मैं उन्हीं जैसा बनना चाहता था। मैं उनके बेसबॉल कार्ड्स संजोकर रखता था। मैं उनके आंकड़े मुँह जुबानी जानता था। RBI, ERA, उनके बैटिंग औसत, वे कितने कमाते थे और वे माइनर लीग से ऊपर कैसे आए। 9-10 साल की उम्र में जब मैं बेसबॉल खेलने के लिए मैदान में उतरता था या फर्स्ट बेस या कैचर खेलता था तो यह मैं नहीं होता था। मैं तो मशहूर बेसबॉल खिलाड़ी होने का नाटक करता था। यह बहुत शक्तिशाली तरीका है जिससे हम सीखते हैं, लेकिन प्रायः वयस्क बनने के बाद हम इसे खो देते हैं। हम अपने नायकों को खो देते हैं। आज मैं अपने घर के पास छोटे बच्चे को बास्केटबॉल खेलते देखता हूँ। मैदान में वे छोटे जॉनी नहीं होते हैं, वे तो अपना प्रिय बास्केटबॉल नायक होने का नाटक कर रहे होते हैं। नायकों की नकल
या अनुकरण करना सीखने का सचमुच शक्तिशाली तरीका है। बड़े होने के बाद आज मेरे नए नायक हैं, मेरे गोल्फ नायक हैं और मैं उनके शॉट्स की नकल करता हूं तथा उनके बारे में हर चीज़ पढ़ने की पूरी कोशिश करता हूं। मेरे डोनाल्ड ट्रंप, वॉरेन बफे, पीटर लिंच, जॉर्ज सोरस और जिम रॉजर्स जैसे नायक भी हैं। मैं उनके आंकड़े उसी तरह जानता हूं जिस तरह की बचपन में अपने बेसबॉल नायकों के ERA जानता था। वॉरेन बफे जिसमें निवेश करते हैं, मैं उसकी निगरानी करता हूं और मैं बाज़ार संबंधी उनके दृष्टिकोण के बारे में सब कुछ पढ़ने की कोशिश करता हूं तथा इस बारे में भी जानना चाहता हूं कि वे शेयर कैसे चुनते हैं। इसके अलावा मैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में पढ़ता हूं और यह पता लगाने की कोशिश करता हूं कि वे कैसे सौदेबाजी करते हैं तथा सौदों को अंजाम देते हैं। जिस तरह मैदान में बेसबॉल में बैटिंग करने जाते समय मैं दरअसल अपनी भूमिका में नहीं होता था, उसी तरह जब मैं बाज़ार में होता हूं या सौदेबाजी कर रहा होता हूं तो मैं अवचेतन रूप से ट्रंप के साहस की नकल कर रहा होता हूं या किसी प्रवृत्ति का विश्लेषण करते समय मैं उसे वॉरेन बफे की नज़रों से देखता हूं। नायक होने से हम अपनी छिपी हुई प्रतिभा में एक ज़बरदस्त स्रोत का दोहन करते हैं, लेकिन नायक हमें प्रेरित करने से भी ज़्यादा काम करते हैं। नायक चीज़ों को आसान दिखाते हैं। चीज़ें आसान दिखने के कारण हम भी उन्हीं जैसे बनना चाहते हैं। अगर वे यह कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। जब निवेश की बात आती है तो बहुत सारे लोग इसे मुश्किल बनाकर पेश करते हैं। इसके बजाय ऐसे नायक खोजें जो इसे आसान बनाते हो। 10वां, सिखाओ और आपको मिलेगा देने की शक्ति। मेरे दोनों डैडी शिक्षक थे। मेरे अमीर डैडी ने मुझे एक सबक सिखाया जो जीवन भर मेरे साथ रहा है, परोपकारी बनने या देने की आवश्यकता। मेरे शिक्षित डैडी ने अपना बहुत सा समय और ज्ञान तो दिया, लेकिन पैसा कभी दान में नहीं दिया। वे आमतौर पर कहते थे कि जब उनके पास थोड़ा अतिरिक्त पैसा आ जाएगा तब वे दान देंगे, लेकिन जाहिर है उनके पास शायद ही कभी अतिरिक्त पैसा आया। मेरे अमीर डैडी शिक्षा के साथ साथ पैसे भी दान देते थे। वे टाइटिंग या दशमांश दान में दृढ़ता से यकीन करते थे। वे हमेशा कहते थे, अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको इससे पहले देने की ज़रूरत है। जब उनके पास पैसे की कमी रहती थी तब भी वे अपने चर्च या अपनी पसंदीदा परोपकारी संस्था को पैसे दान में देते थे। अगर मैं आपके साथ केवल एक ही विचार छोड़ सकूं तो यह विचार यही होगा, जब भी आप किसी चीज़ की कमी या ज़रूरत महसूस करें तो आप अपनी मनचाही चीज़ पहले दे दें और इसके बाद यह ढेर सारी होकर आपके पास लौटेगी। यह पैसे, मुस्कान, प्रेम या मित्रता किसी भी चीज़ के बारे में सच है। मैं जानता हूँ कि अक्सर इंसान इस काम को सबसे अंत में ही करना चाहेगा, लेकिन मैं यह बताना चाहूँगा कि इससे मुझे हमेशा फ़ायदा हुआ है। मेरे विश्वास है कि आदान प्रदान का सिद्धांत सच है, इसलिए मैं वही चीज़ देता हूँ जो मैं पाना चाहता हूँ। मैं पैसे चाहता हूँ, इसलिए मैं पैसे देता हूँ और यह कई गुना होकर लौटता है। मैं बिक्री चाहता हूँ, इसलिए मैं कोई चीज़ बेचने में किसी दूसरे की मदद करता हूँ और मेरी भी बिक्री बढ़ जाती है। मैं संपर्क बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं संपर्क बनाने में किसी दूसरे की मदद करता हूँ। जादू की तरह मेरे संपर्क भी बढ़ जाते हैं। मैंने बरसों पहले यह कहावत सुनी थी, ईश्वर को पाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंसान को देने की ज़रूरत है।
मेरे अमीर डैडी अक्सर कहते थे, गरीब लोग अमीरों से ज़्यादा लालची होते हैं। वे स्पष्ट करते थे कि अगर कोई आदमी अमीर है तो इसका मतलब है कि वह दूसरों को कोई मनचाही चीज़ें प्रदान कर रहा है। मेरे जीवन में जब भी मैंने खुद को ज़रूरतमंद या पैसे की कमी या मदद की कमी महसूस करते पाया है तो मैंने अपने दिल को टटोला कि मैं क्या चाहता हूँ, और फिर मैंने उससे पहले देने का फ़ैसला किया, और जब जब मैंने दिया वह हमेशा मेरे पास लौटकर आया। इससे मुझे एक कहानी याद आती है। एक आदमी जाड़े की ठंडी रात में जलाऊ लकड़ी हाथ में लेकर बैठा था। वह अंगीठी से चिल्लाकर कह रहा था, जब तुम मुझे थोड़ी गर्मी दोगी तब मैं तुम में लकड़ी डालूंगा। चाहे बात पैसे, प्रेम, खुशी, बिक्री या संपर्कों को ही, इंसान को बस यही याद रखने की ज़रूरत है कि अपनी मनचाही चीज़ पाने के लिए उसे पहले देना होगा। मैं क्या चाहता हूँ और मैं इसे किसी दूसरे को कैसे दे सकता हूँ, अक्सर यह सोचने भर से ही वरदानों की बौछार शुरू हो जाती है। जब भी मैं महसूस करता हूँ कि लोग मेरी तरफ देखकर नहीं मुस्कुरा रहे हैं तो मैं मुस्कुराने लगता हूँ और हेलो कहने लगता हूँ। जादू की तरह मेरे आसपास अचानक बहुत से मुस्कुराने वाले लोग जमा हो जाते हैं। यह सच है कि आपका संसार आपका ही आईना होता है। इसलिए मैं कहता हूँ, सिखाओ और आपको मिलेगा। मैंने पाया है कि सीखने की इच्छा रखने वाले लोगों को मैं जितना ज़्यादा सिखाता हूँ, मैं भी उतना ही ज़्यादा सीखता हूँ। अगर आप धन के बारे में सीखना चाहते हो तो इसे किसी दूसरे को सिखाएं। ऐसा करने पर आपके दिमाग में नए विचार और फॉर्मूलों का सैलाब आ जाएगा। ऐसे समय रहे हैं जब मैंने दिया तो था लेकिन कुछ वापस नहीं लौटा, या जो मुझे मिला वह वो नहीं था जो मैं चाहता था। ऐसे मौक़ों पर गहरे निरीक्षण और आत्म अवलोकन के बाद मैंने पाया कि मैं इन प्रकरणों में देने के लिए नहीं बल्कि पाने के लिए दे रहा था। मेरे डैडी ने शिक्षकों को सिखाया, इसलिए वे बेहतरीन शिक्षक बन गए। मेरे अमीर डैडी हमेशा युवाओं को कारोबार करने का तरीका सिखाते थे। पीछे पलटकर देखने पर मैं पाता हूँ कि अपने ज्ञान को उदारता से बांटने की वजह से वे ज़्यादा चतुर बने। इस संसार में ऐसी शक्तियाँ हैं जो हमसे बहुत ज़्यादा चतुर है। आप वहाँ अपने दम पर पहुँच सकते हैं, लेकिन उन शक्तियों की मदद से यह काम कहीं अधिक आसान हो जाता है। इसके लिए आपको तो बस इतना ही करना है कि आप उदार रहें और वे शक्तियाँ भी आपके प्रति उदार रहेंगी। अध्ययन सत्र अध्ययन 8 शुरुआत करना। इसमें हमने सार ये देखा कि पहला, वास्तविकता से बड़ा कारण खोजे, आत्मा की शक्ति। दूसरा, दैनिक विकल्प चुने, चयन की शक्ति। तीसरा, मित्र सावधानी से चुने, संपर्क की शक्ति। चौथा, किसी फॉर्मूले में माहिर बने और फिर एक नया फॉर्मूला सीखे, जल्दी सीखने की शक्ति। पांचवा, खुद को सबसे पहले पैसे दे, आत्म अनुशासन की शक्ति। छठवा, अपने ब्रोकर्स को अच्छे पैसे दे, अच्छी सलाह की शक्ति। सातवां, इंडियन गिवर बने, कुछ नहीं देकर कुछ पाने की शक्ति। आठवां, विलासिताएं खरीदने के लिए संपत्तियों का इस्तेमाल करें, एकाग्रता की शक्ति। नौवां, नायक चुने, मिथक की शक्ति। 10वां, सिखाओ और आपको मिलेगा, देने की शक्ति। अध्याय 9, और ज़्यादा चाहिए तो यह करें। कई लोग मेरे 10 कदमों में से संतुष्ट नहीं होते। उनकी नज़रों में उनमें दर्शन अधिक है, काम की बातें कम है। मैं सोचता हूँ कि
दर्शन को समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि कार्य करना। बहरहाल कई लोग होते हैं जो सोचने के बजाय करना चाहते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो सोचते तो हैं लेकिन कुछ करते नहीं हैं। मैं कहूँगा कि मैं दोनों ही प्रकार के लोगों का संयोग हूँ।